चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल 1857 के रिवोल्ट को हमने बुक से पढ़ा था थोड़ा सा, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम पढ़ रहे थे 1857 के रिवोल्ट के कारण क्या थे। देखो ज़रा लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था, किस पेज पे थे देखना ज़रा बताना। 82 पे थर्ड लास्ट पॉइंट पढ़ा था ईसाइयों का ना, ठीक है। 82 पे, हाँ जी ऑन करा दें, फिर सारे चलेंगे एक साथ, ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक चलेगा। पता है क्या, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और वो रोटेट कर रहा है हवा को चारों तरफ, है ना। कहोगे तो चला देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को ठंड लग रही है, किसी को गर्मी। जो नहा के आए हैं उनको ठंड लग रही होगी और जो नहीं नहा के आए उनको गर्मी। चलो अब एक बात सुनो मेरी, इस चैप्टर को अभी तुम पढ़ रहे हो न्यू जनरल में, फिर इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे ओल्ड जनरल में, तब हर एक पॉइंट पढ़ा दूंगी क्योंकि हर एक की समझ बनाने में टाइम लगता है। तो अभी इसको ना, ये मान लो 50-60% अब पढ़ लेते हैं, 50-60% फिर तब पढ़ना पड़ेगा। जितने मैं कहूँ बस उतने पॉइंट पढ़ते जाना। अभी 82 पेज पर नीचे से तीसरा पॉइंट पढ़ा था, ये ईसाई मिशनरीज वाला जिन्होंने हमारे धर्म के बारे में बुरा भला कहा था, यही पढ़ा था ना, ठीक है। अब आ जाओ 83 पेज पर। अब थोड़ा सोच समझ के बताओ, क्या BEIC हमारे इंडियंस को सुधारने के लिए भी कुछ कर रही थी? कर रही थी। हम लोग थोड़े से पिछड़ गए थे। हम लोगों के देश में सती प्रथा थी, हमारे देश में बलि दी जाती थी। अब साइंटिफिकली सोचे तो ये ठीक था या गलत था? गलत था। इलॉजिकल बात है सती प्रथा। जितना आदमी को जीने का हक है उतना ही औरत को भी जीने का हक है। किसी आदमी के मरने के बाद उसकी पत्नी को महज इसलिए जला देना कि इसका हस्बैंड मर गया, तो किसी औरत के मरने के बाद आदमी को भी जला देना चाहिए था। अगर साइंटिफिकली लॉजिकली देखें तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत कमाती नहीं थी इसलिए आप उसको जला रहे हैं, तो बजाय जलाने के उसको कमाने का रास्ता दिखाना चाहिए। अंग्रेजों को ये बातें ठीक नहीं लगी और हमारे कुछ इंडियंस जो पढ़े लिखे और काबिल थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम मैंने कभी बताया होगा, राजा राम मोहन रॉय, ऐसे लोगों ने भी कहा कि भैया ये गलत है और इसको खत्म किया जाना चाहिए। अब शांति से सुनना, बीच में बातचीत करोगे पॉइंट निकल जाएगा कोई। सती प्रथा को खत्म करवाने की जिम्मेदारी तो अंग्रेजों की थी, BEIC की, क्योंकि रूल बनाने का काम, लॉ बनाने का काम इन्हीं का था और इनके बनाए लॉज को ही हम मानते थे। लेकिन इन लॉज को बनाने के लिए कहीं ना कहीं इनको इंडियन पढ़े लिखे लोग ही मोटिवेशन देते थे कि सर हमारे समाज में ये कमी है, आप ये करवा दो। जैसे आज नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस लॉज तो बनाते हैं आपके MP MLA, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन सोसाइटी के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ही मिलती है कि जी अब पढ़ाई में ऐसा कर दो, अब किसानों के लिए ऐसा कर दो। वो अलग बात है कि सही लोग उन तक बातें नहीं पहुंचाते, जो लोग पहुंचाते हैं वो काम के नहीं है। उस जमाने में राजा राम मोहन रॉय, सबसे पढ़े लिखे परिवारों की अगर बात करें तो उसमें बोस, घोष, टैगोर, ये कुछ बड़े घराने थे जिनके सब लोग इंटेलिजेंट माने जाते थे, ये पढ़ते लिखते थे और इनकी पकड़ थी मजबूत सोसाइटी पर, उनके टॉपिक्स पर। तो ऐसे लोगों का सहयोग जब मिला, पढ़े लिखे लोगों का, तो BEIC ने भी आगे बढ़ के स्टेप लिया, क्योंकि जब लोग चाह रहे हैं कि हमें अच्छा बनाने के लिए बदलाव किया जाए, तो ठीक है ये कंपनी सामने आई और इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी, रूल्स बना दिए सती प्रथा के खिलाफ, और लोगों को जो सती को जबरदस्ती सती करते उनको पकड़ने लग गए। इसका फायदा मिला, सोसाइटी में, समाज में चेंज आया। लेकिन ये चेंज तुम्हें आज अच्छा लग रहा है, उस जमाने के बुजुर्गों को लगा कि हमारी औरतों को ये गलत रास्ते पे ले जाएंगे, ये इनको बिगाड़ देंगे, क्योंकि अगर औरतें सती नहीं होंगी तो फिर उनके खर्चे की जिंदगी भर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। उस समाज को देखें तो वो उसको लगता था कि सती प्रथा ही सही तरीका है, बलि देना ही सही तरीका है। तो वहाँ के समाज के लोग एंटी हो गए और वो कहीं ना कहीं BEIC से चिढ़ने लग गए कि ये हमारे धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं, ये हमारे रिलीजन की अच्छी चीज़ों को खत्म कर रहे हैं। जबकि रियलिटी ये थी कि राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग मानते थे कि इंसान की सोच समझ का दायरा इतना विकसित होना चाहिए कि वो हर चीज़ के ऊपर तर्क कर सके कि भाई ये ठीक है या गलत है, और गलत चीज़ों को अगर वो तर्क की कसौटी पे खरी नहीं उतरती तो उनको छोड़ चले। ठीक भी तो है ना, लाइफ जैसी पहले थी अगर आज भी ऐसी है तो चलेगा नहीं। हर समाज की कुछ ज़रूरतें होती हैं। राजा राम मोहन रॉय ने कहा शिक्षा पे काम करो ना, तुम इन औरतों को पढ़ा लिखा दो बचपन से, इनके बाल विवाह मत करो, जब ये पढ़ी लिखी होंगी इनकी शादी की एक एज लिमिट बना दो तो अपने आप ही ये लोग सती होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये उस जमाने में बहुत प्रोग्रेसिव सोच के आदमी थे और बहुत लोग तो इनसे ही चिढ़ते थे, लेकिन वही बात है कि इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। BEIC ने इनकी मदद की और इनकी मदद से किस पे बैन कर दिया। लेकिन ये बात आपको अच्छी नहीं लगी उस जमाने के बुजुर्गों को। पढ़ के देखो 83 पेज पर सबसे पहला पॉइंट, सरकार द्वारा भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए गए। भारतीय सुधारक में एक नाम क्या बताया मैंने आपको, राजा राम मोहन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और, मान लो कोई औरत, उसका हस्बैंड मर गया और वो सती नहीं हुई, तो ऐसी औरतें समाज में विधवा। अब विधवा होना अपने आप में एक नेगेटिव चीज़। आज तक भी आप देखो किसी औरत के यंग एज में हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो लोग बहुत बेचारगी उसके प्रति ले आते हैं मन में, और कहीं ना कहीं जैसे एक नेगेटिव चीज़ आज भी मानी जाती है। 2023 में बैठे हैं
हम, जबकि औरतें वर्किंग भी हैं। उस जमाने में सोचो जब औरतें पढ़ती लिखती नहीं थी, कोई साधन नहीं था कमाई का, तब विधवाओं का क्या होगा। तो ये सबको पता था कि विधवा की जिम्मेदारी ना तो उसके ससुराल वाले उठाएं, और घर वाले कहते थे भाई हमने इसकी शादी ब्याह कर दिया, खर्चा कर दिया, हम कब तक इसको रखेंगे, ना वो अपनाएं। इसीलिए इनको पुनर्विवाह की जरूरत पड़ने लगी कि भाई अगर तुमने जिंदा तो बचा ली ये औरतें, लेकिन अब इनका करोगे क्या। तो इनकी दोबारा शादी करने का एक नया ट्रेंड चलाया। ये बात आज भी लोगों को बुरी लगती है, तुम कौन सी सदी में बैठे हो, तब कैसी लगती होगी सोचो। 1856 में एक आदमी थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके कारण विधवा पुनर्विवाह हुआ। विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नियम बनवाया, क्रांति से ठीक पहले की घटनाएं हैं ये। 1856 में इन्होंने नियम बनवाया कि विधवा पुनर्विवाह लीगल है, और ऐसा करने वाली किसी औरत के ऊपर आप ना तो कोई इस तरह से अटैक करके उसको मार डालें, ना इसको ये माने कि ये इलीगल है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव किया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाया आगे। लेकिन दुख की बात यह है कि 56 से लेके और 60 तक 4-5 सालों में टोटल शादियां 25 हुई। विधवा बहुत सारी औरतें थी, लेकिन शादी के लिए राजी करना बड़ा मुश्किल था, तो सिर्फ 25 शादियां हुई 5 सालों के अंदर। इससे यह दिखाई देता है कि विधवा पुनर्विवाह कानून तो बन गया, लेकिन लोग इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करने में अभी राजी नहीं थे। वही बातें बता रहे हैं। देखो क्या बता रहे हैं, सरकार द्वारा भारतीय सुधारकों की सलाह पर, 2 सुधारक बड़े बड़े कौन बता दिए, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पर किए गए मानवतावादी सुधारों ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया। सती प्रथा का उन्मूलन, यहां लिख लो फटाफट से, किसने करवाया था ये, नहीं राजा राम मोहन तो आपके थे ना, रूल थोड़ी बना सकते, किसने बनवाया था ये। BIC में नाम किसका चलेगा, विलियम बेंटिक का। लिखो यहां पर, सती प्रथा के पास लिख लो विलियम बेंटिक, इसने सती प्रथा पे रोक लगवाई थी, विलियम बेंटिक। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आने वाला, विलियम बेंटिक। और इसकी मदद किस इंडियन ने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने। हमारे 2 इंडियन कौन कौन है बड़े, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र। BEIC का कौन सा बड़ा आदमी था ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा को बैन करवाया 1828 में, 28 में तो ब्रह्म समाज बना था, 1829 में। चलो आगे पढ़ो अब, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, यहां लिख लो, किसका नाम लिखोगे यहाँ, हाँ विद्यासागर का। और जब ये हुआ ना, ये रूल बना, तब ईश्वर चंद्र आपके देश पर राज नहीं कर रहे थे, राज था BEIC के कैनिंग का। लिख लो यहाँ कैनिंग। तो 2 अंग्रेजों के नाम याद रखना, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के टाइम पे क्रांति होगी आगे जाके। कैनिंग, विधवा पुनर्विवाह, कैनिंग। 2 आपके आदमी अगर पूछे इंडिया के कौन कौन लोग थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन जिन्होंने रूल बनाया पावरफुल, वो कौन कौन थे, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह पे काम किया 1856 में, और बेंटिक ने काम किया था सती प्रथा पर 1829 में। चलो आगे पढ़ो अब। तो सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून और लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था, इसको टिक कर लो। सीधा ये था कि भैया पढ़ लिख जाएंगी, पैरों पे खड़ी होंगी, तो अगर हस्बैंड इनकेस एक्सपायर हो भी गया तो भी अपना खर्चा उठा सकती हैं, कमा के खा सकती हैं। आज अगर देखें तो आज सती प्रथा इसलिए तो बंद हो गई। अब मैक्सिमम पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने क्यों लग गए, क्योंकि समय किसी के हाथ में नहीं होता। बहुत बड़े अमीर घर में भी मान लो किसी लड़की की शादी कर दें और उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, उसके इन लॉज निकाल दें, तो फिर कहाँ जाएगी वो लड़की। इसीलिए आज तक भी देखो, अब हमारा दिमाग समाज का इतना खुल गया कि अपनी बेटी को पैरों पर खड़ा करके भेजो, इन केस दिक्कत हो भी जाए तो कम से कम किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो आएंगी, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड है ना, तो फिर आपका जीवन बर्बाद है। इसीलिए ये बात कही कि इनको पढ़ा लिखा दो। तो शिक्षा व्यवस्था, एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। कंपनी के सिपाही भारतीय समाज के अंग थे। आपके सिपाही असली जो इनके सिपाही थे BEIC के, इनका तो एक सिपाही हमारे 4 खड़े होते थे। हमें इनकी नौकरी क्यों करनी पड़ रही थी, क्योंकि हमारी जमीनें बर्बाद हो गई थी। तो भारतीयों के जो बेटे इनकी फौज में थे, उनका मन तो इंडियन था ना, इसका मतलब वो असलियत में तो भारतीय किसान थे, पर क्योंकि उनकी जमीनें बर्बाद हो गई थी, छीन ली गई थी, या फिर अंग्रेजों की गलत नीतियों के चलते नहरें नहीं बनी, सिंचाई पे काम नहीं किया, जमीनें बंजर हो गई, जमींदारों ने छीन ली, रैयतों से सीधे छीन ली गई। इसीलिए ये भारतीय किसान ही क्या बन गए थे, सिपाही। तो बाय हार्ट तो ये किसान ही थे, अपनी मिट्टी से लगाव था इनका। पढ़ के देखो तीसरा पॉइंट, कंपनी के सिपाही भारतीय समाज के अंग थे। ठीक है, आगे बस पढ़ लो। समाज के दूसरे वर्गों, खासकर किसानों की आशाएं, इच्छाएं और दुख दर्द इन सिपाहियों में दिखाई देते थे। अंडरलाइन करना, वास्तविकता में ये सिपाही वर्दीधारी किसान ही थे। किसानों के बेटे ही तो सेना में, आज भी तुम देख लो, तुम्हारी सेना का 90% हिस्सा आज भी किसानों के घर से है। जो फौज में जाते हैं लड़के, देखो ये थोड़ी ना जिसका बाप जो है बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा है, कहीं बनिया है या कोई अच्छी कास्ट में, कि भाई जिसको खेती ना करनी पड़े, वो किसान का बेटा, ये जो है ना, ये रिच स्ट्रेटा, ये कभी सिपाही या सेना में नहीं जाते। सेना में जाने वाला आज भी 99% लड़का वो है जिसके पिताजी किसानी करते हैं।
खेती करते हैं या इस तरह के छोटे लेवल के काम, लेवल इन द सेंस किसानी बहुत टफ काम है, लेकिन जिस बेचारे के पास ये नहीं है कि कंफर्मेशन कि मेरे पास इतना पैसा आएगा, जिसके पिताजी का छोटी मोटी दुकान भी है ना, वो अपने बेटे को फौज में नहीं भेजते। फौज में तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, किसान का बेटा जाता है फौज में। पढ़ के देखो आगे क्या कहते हैं। तो ये सिपाही वर्दीधारी किसान। अगला टिक करना, ईसाई धर्मोपदेशक, ये अपने धर्म को बढ़ा तो रहे थे, कौन से धर्म को? ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्मोपदेशकों और अधिकारियों द्वारा धर्म प्रचार किए जाने से सैनिकों को अपने धर्म में अनधिकृत हस्तक्षेप लगा, क्योंकि फौज में भी ना इनको सारी ये जो क्रिश्चियन सारी रिचुअल्स और ये थे ना, ये समझाए जाते थे। तो हमें लगता था यार हमें तो तुम ये अपना टीका भगवान शिव जी का और ये कान में बाली नहीं पहनने देते, अपने ये ईसाई वाले सारे धर्म प्रचार तुम हमारे ऊपर थोप रहे हो, जो गलत था। आगे टिक करना, अगली लाइन में देखना, अंग्रेजों के प्रति भारतीय सैनिकों की अपनी शिकायतें थी, ये टिक कर लो। सैनिक अधिकारियों की तरफ से सिपाहियों का जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर। अब हमारे पंथ में, हिंदू कल्चर में, सनातन धर्म में, आपने रामायण महाभारत देखी, हमारे यहाँ आदमी भी कान में कुंडल पहनते थे, बाली पहनते थे। हमारे भगवान राम कृष्ण और ये सब देखे ना पुराने, गले में मालाएं पहनना, टीका लगाना, ये हमारा कल्चर का पार्ट था, इसको इन्होंने खत्म करवाया। तो ये टिक कर लो, सिपाहियों का जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने पर या पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध। तो हमारे तो कल्चर पे भी अटैक कर रहे थे। नेक्स्ट पढ़ना, 1856 के कानून के अनुसार, अंडरलाइन करो, हर नए भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। यानी जो बेचारा नया भर्ती होता उसको कहाँ भेज देते थे? समुद्र पार। और उस जमाने के लोग क्या कहते थे? अगर आपने समुद्र की यात्रा कर ली तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, तो धर्म भ्रष्ट करवा दिया। ये पढ़ लो आगे, उस समय की हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी और इस दंड में किसी को जाति बाहर भी कर दिया जाता था। इस कानून ने सैनिकों को अंग्रेजों का विरोधी बना दिया, तो सेना के मन में भी एक नेगेटिविटी आ गई। अगला पढ़ना, भारतीय सिपाहियों को अपने अंग्रेज समकक्ष यानी अपनी बराबरी के अंग्रेज सैनिक के समान श्रेष्ठ योद्धा होने पर भी उसे कम वेतन, टिक कर लो, सैनिकों को वेतन भी कम था। आगे पढ़ना, बुरे ढंग से रखा या खिलाया पिलाया जाता, इसके साथ ही उसकी पदोन्नति की संभावनाएं भी कम थी, इसको भी अंडरलाइन कर लो। कोई इनकी ग्रोथ नहीं थी, इनको आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। अपने यहाँ अंग्रेजों को रखते, तुरंत तुरंत में अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंचा देते, हमारे बेचारे सबसे बड़ी पोस्ट ही छोटी सी पोस्ट थी। अगला पॉइंट पढ़ना, कोई भी भारतीय 60-70 रुपए मासिक पाने वाले सूबेदार से ऊपर का पद प्राप्त नहीं कर सकता था। तो कोई बड़ा अफसर तो बनता ही नहीं था इंडियन, सबसे बड़ी पोस्ट क्या थी? सूबेदार। सब इसके नीचे नीचे थे और अपने सैनिकों को ये तुरंत आगे ले जाते। नेक्स्ट पढ़ना, वो आदेश जिसके द्वारा सिंध या पंजाब में तैनाती के समय सैनिकों को, इसको टिक कर लो, सैनिकों को विदेश सेवा भत्ता बट्टा नहीं देने की बात थी, ने सैनिकों को भड़काया। तुम्हें पता है आज भी जो लोग फौज में जाते हैं, जब ये थोड़े से टफ एरियाज में इनकी ट्रेनिंग होती है या मान लो इनकी कहीं पोस्टिंग हो जाती है नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में जहां हर टाइम जान का खतरा है, तो पता है इनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, ये पता होगा ना सब लोगों को, इनको भत्ते मिलते हैं और मिलने भी चाहिए। अब जैसे उस इलाके में जहां हर टाइम आपकी जान का खतरा है, आपके पीछे बुजुर्ग माँ बाप हैं, वाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, आपके घर में बहन बैठी है जिसकी शादी करनी है, और आपको ऐसी जगह भेज दिया जहाँ ये नहीं पता कि सुबह आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन सबको आज भी एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और हम सब इंडियंस ये मानते हैं कि इनकी तो सैलरी भी अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि जो अपना घर बार छोड़ के, परिवार को छोड़ के, माँ बाप को, बच्चों को, वाइफ को, पूरे परिवार को वहां बैठा है, अगर उसको हमारे टैक्स के पैसे से एक्स्ट्रा सैलरी मिल भी जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट मिलनी चाहिए। इनकी पेंशन्स भी होनी चाहिए। जो ये बेचारे पैरामिलिट्री वाले भाई बंधु हैं, कितनी टफ लाइफ है इनकी और इनकी पेंशन है नहीं। ये जब 60 साल बाद वापस आएंगे तो छोटी सी तनख्वाह होती है इनकी, उसमें ये कुछ नहीं बचा पाते, और सोचो उसके बाद फिर 60 साल के बाद जीवन कैसे जिएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने पैरामिलिट्री में जहां जो बैठा है, चाहे वो असम राइफल्स में सेवाएं दे रहा है, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, मेरे घर से कोई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनकी पेंशन जरूर से जरूर बहाल करनी चाहिए, चाहे बाकी सिविलियंस की करें ना करें, क्योंकि देखो सिविलियन पूरी जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताता है, ये बेचारे पूरा जीवन बाहर काट देते हैं और 60 के बाद जब वापस आएंगे तो हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर इनका जीवन कितना टफ है। जवान जब है तब तो बाहर काट ही दिया सब कुछ, अब बुढ़ापे में आएंगे तो बिना पैसे के तो कैसे जीवन कटेगा, इसलिए इनके ऊपर काम किया जाता था। ये तब इन्होंने बंद कर दिया अंग्रेजों ने कि पंजाब साइड की बेल्ट में क्या जरूरत है भत्ता देने की, वही बता रहे हैं। तो सेवा भत्ता जिसको बट्टा कहते थे, नहीं देने की बात ने सैनिकों को भड़काया। अगला टिक करना, अवध के हड़पे जाने पर, मैंने अवध के बारे में क्या बताया था, 90 साल अवध ने पूरी बातें मानी, किनकी? बीआईसी। कब से बातें मान रहा था? 1765-64 से, जब से बक्सर का युद्ध हुआ। अवध कभी उल्टा भी नहीं बोला, अवध ने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया कि जी आप क्या कर रहे हो। और 1765 से लेके 1856 तक, और कुछ साल बाद तो 100 साल की एक तरह से जी हुजूरी कर लेता ये, लेकिन 56 में इस अवध पे ही कौन सा आरोप लगा दिया? कुशासन, कि ये ढंग से शासन नहीं कर रहा, जबकि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग चल रहा था। तब यहाँ के लोग भड़के। ये टिक कर लो, अवध के हड़पे जाने ने अवध के सैनिकों की भावनाओं को उत्तेजित कर दिया। एक पॉइंट छोड़ दो, अगला, उससे अगला पढ़ना। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का चरम था। टिक कर लो, ये पूरी जनता के मन में असंतोष था, चाहे वो किसान थे, सैनिक थे, या कोई भी नॉर्मल आदमी, सब दुखी थे इन अंग्रेजों से। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अगले पेज पर।
तात्कालिक कारण, ये तो थे बहुत सारे कारण। अब तात्कालिक कारण हमें पहले ही पता है, वो राइफल, क्या नाम था उसका, न्यू एनफील्ड राइफल, जिसकी वो खबर क्या फैली थी, गाय और सुअर की चर्बी वाली। पढ़ो पहला पॉइंट। 57 तक विद्रोह के लिए जमा बारूद को, अंडरलाइन करना, चर्बी कारतूसों की घटना ने चिंगारी दी और सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो चर्बी लगे कारतूस सबसे बड़ा कारण उस टाइम का बने। बैकग्राउंड पहले से तैयार था, धर्म का हमें लग रहा था नुकसान कर रहे हैं, ये हमारे समाज का नुकसान कर रहे हैं, किसानों को दुखी कर रहे हैं। अवध जो कि हमेशा इनकी बात मानता था, उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया। राज्य हड़प की नीति से बिना बेटे जिसके साम्राज्य में आदमी मर गए, उनकी जमीनें हड़प ली। सहायक संधि के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया। अब ये लास्ट कारण था जिसने एक तरह से लास्ट वार किया। अगला पॉइंट अंडरलाइन करो। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चर्बी युक्त गाय और सुअर की चर्बी, कागज का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरों को दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट कर देगा। तो धर्म भ्रष्ट तो पहले भी करवा ही रहे थे। ये क्या करते थे, नए नए जो भर्ती होते, पानी समुद्र की यात्रा करवाते, उन बेचारों को जातीय चिन्ह लगाने पर रोक। अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, इनके ऊपर रोक है। विद्रोह की शुरुआत बताओ, कौन थे मैसेंजर लेके जाने वाले बातों को, सन्यासी। क्या सिंबल था, कमल का फूल और रोटी, और उससे फिर पूरे में ये बेल्ट बन गई थी इनकी। पढ़ो। कुछ इतिहासकारों और लेखकों के अनुसार ये विद्रोह एक व्यापक और सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था, क्योंकि अंडरलाइन करना, चपातियों और लाल कमल के फूल ये इसका सिंबल था। जिस सन्यासी के हाथ में रोटी और कमल का फूल है, मतलब वो मैसेज लाया है पिछले गांव से इस गांव में कि तैयारी पूरी रखो। फिर यहाँ से मैसेज, जब गांव तैयार होगा मैसेज अगले गांव जाएगा। टिक कर लेना, चपाती और लाल कमल के फूलों का गांव गांव पहुंचना, घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों और मदारियों द्वारा प्रचार, इसकी व्यापकता। तो इसके मैसेंजर थे सन्यासी, फकीर और मदारी, जो किसी एक जगह टिक्के नहीं रहते, जिनका काम होता है घूमने का। मदारी सबको पता होगा ना, बंदर और ये सब लेके जाते थे। और इसका सिंबल क्या था उनके हाथ में, रोटी और कमल का फूल। इसका मतलब 57 की क्रांति के मैसेंजर हैं। आगे पढ़ो। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। वैसे विद्रोह स्टार्ट होना था 31 मई को, लेकिन गड़बड़ कहाँ स्टार्ट हो गई थी, मेरठ में। होनी कहाँ थी, अंबाला। इनसे पहले मार्च में मंगल पांडे ने एक छोटा सा शुरुआत कहाँ कर दी थी, बैरकपुर छावनी बंगाल में, कलकत्ता में। लेकिन उसको देखो, उसने खुद को शूट किया तो उसको बचा के अप्रैल में सरेआम फांसी कि भाई ये मैसेज आगे ना बढ़े। फिर मई 31 को स्टार्ट करना था, मैसेज पूरे में घूम गया था। लेकिन कुछ लोगों के मन में आया कि नहीं, बस अब हम इतने दिन भी क्यों वेट करें, शुरुआत करनी थी अंबाला से। लेकिन श्याम सिंह की बेवकूफ़ी से ये अंबाला की जगह कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ। तब हरियाणा और यूपी एक थे। बाद में हरियाणा को किसके साथ जोड़ा, पंजाब, क्योंकि पंजाब 57 की क्रांति में नहीं आया। क्यों नहीं आया, उनको गलत ढंग से किसने समझा दिया, अंग्रेजों ने, कि तुम क्यों साथ आ रहे हो, तुम्हारे 2 गुरु इन्होंने मारे हैं। कौन कौन, 5वां और 9वां। और फिर ये उन्हीं का तो वंशज है, कौन, बहादुर शाह जफर, भाजसा वालों का ही तो लड़का था ये। पढ़ो आगे। तो विद्रोह का आरंभ 10 मई को दिल्ली से दूर मेरठ में हुआ। होना कहाँ था, ये लिख लेना, अंबाला में। लिख लो अंबाला। लेकिन अंबाला में श्याम सिंह नाम के एक सिपाही ने गड़बड़ कर दी। अंबाला श्याम सिंह। चलो आगे पढ़ेंगे अगला पॉइंट। बैरकपुर में, ये कलकत्ता के पास पड़ता है बैरकपुर, बंगाल, सबसे पहले यहाँ हुआ था। लेकिन इसको माना नहीं जाता क्योंकि बहुत जल्दी कर दिया था इसने। इसके बाद फिर कोई प्लान्ड तरीके से नहीं काम हुआ। बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक नौजवान सिपाही ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया 29 मार्च 1857, जिसके कारण उसे 8 अप्रैल 57 को फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल को मेरठ की तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया, जिन 90 में से 85 को 9 मई को बर्खास्त करके 10-10 साल की सजाएं दी गई और जंजीरों में जकड़ दिया गया। अगले दिन 10 मई को उन्होंने अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया, अपने अधिकारियों को मार डाला और विद्रोह का झंडा बुलंद कर लिया। फिर वे सूर्यास्त के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए और अगले दिन दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली क्यों गए, बहादुर शाह जफर जो आपका अंतिम मुगल बादशाह था, इसको किसने सर्कुलर भिजवाया था, BEIC ने, कि क्या खाली कर दे, लाल किला, और कहाँ जाके बस जा, कुतुब मीनार में। जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश को लगा हमारे बादशाह की बेइज्जती वाला हमारी बेइज्जती। देखो आगे। वहां की पैदल सेना आकर उनके साथ मिल गई और उन्होंने अपने यूरोपीय अधिकारियों को मारकर, अंडरलाइन करना, बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्या बहादुर शाह राजी था इस बात में, नहीं। उसने कहा भाई तुम मुझे बुढ़ापे में और मरवाओगे, अब तो ये कम से कम निकाल के वहां भेज रहे हैं, फिर तुम मुझे जेल में और बिठवाओगे। और ऐसा ही हुआ। ये कहाँ पकड़ा गया था फिर बहादुर शाह जफर, हुमायूं के मकबरे में। फिर सारे इसके बेटे और पोते नहीं मार दिए, फिर इसको कहाँ भेजा, मांडले जेल, जहां ये 1862 में मर गया। पढ़ो आगे। दिल्ली इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई। दिल्ली केंद्र क्यों बनी, क्योंकि बादशाह की राजधानी क्या थी, दिल्ली, और बादशाह इसका सेंट्रल हेड था। तो दिल्ली इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए, भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक। सिपाहियों के आग्रह या शायद उनके दबाव में बहादुर शाह ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उसको हटाने हेतु वे भारतीय राज्यों का एक महासंघ स्थापित करें। ये लेटर कौन लिखवा रहे हैं,
सिपाही। किससे लिखवा रहे हैं? बहादुर शाह। अब इसका लेटर लेके वो घोड़े पे जाके एक एक को बताएगा। सोचो ये घोड़े पे जा रहे हैं और अंग्रेज टेलीग्राफ लाइन का इस्तेमाल करें, तुरंत लिख के मैसेज दे रहे हैं कि वहां आएंगे लोग, वहां पहले ही अलर्ट रहना। अगला एक पॉइंट छोड़ के अगला पढ़ना। अनेक देशी शासक तो अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे, आपके इंडियन किसके प्रति वफादारी निभाते रहे? भाई पंजाब भी तो नहीं लड़ा। मैं ये नहीं कह रही कि पंजाब ने गलत किया, पंजाब को उन्होंने पट्टी ऐसी पढ़ाई कि तुम लड़ोगे तो तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम जिसके अंडर लड़ना चाहते हो वो मर्डरर थे, उसके बाप दादा। मगर उनकी फौजों में विद्रोह भड़क उठा, लेकिन अंग्रेजों की फौज के अंदर भी विद्रोह हुआ था। अगले पेज पर आ जाओ। पहला पॉइंट देखना, सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के समाप्त किए जाने के बाद साधारण जनता भी हथियार लेकर उठ खड़ी हुई। अब सिपाहियों के बाद अगला जो बीड़ा उठाया वो जनता ने उठाया, और अक्सर बल्लमों, बल्लम पता है क्या होते थे? जब घर बनता है, कहीं बिल्डिंग बनती है, देखे नीचे बल्ली लगाते हैं, बल्ली और फट्टे, वो डंडे से नहीं गोल गोल वो लगाते हैं, उनको बोलते थे बल्लम। तो सोचो हमारे पास क्या है लड़ने के लिए, हमारे हम कोई जनता, ये तो है नहीं घर में वो रखती है पिस्तौल और ये, तो हम लड़ने के लिए चल पड़े उन बल्लमों को उठा उठा के, चलो इनसे लड़ेंगे। तुम खुद सोचो उनके पास लड़ने के लिए क्या है? उनके पास तोप है, उनके पास राइफल्स हैं, और तुम क्या लेके जा रहे हो? ये बड़े बड़े लकड़ी के अपने लेके कि इनसे पीटेंगे। तुम जब तक जाओगे वो शूट कर देंगे तुम्हें, तो कहाँ हम लोग लड़ पाएंगे इनसे? देखो जरा, तो जो जनता उठ खड़ी हुई वो क्या लेके गई? बल्लम, कुल्हाड़ी। ये सारी तो चीजें फेंक के तो नहीं मारी जाती ना। जैसे दो तरह के हथियार होते हैं, अस्त्र और शस्त्र। कौन जीतता है? जिसके पास वो हथियार है जो फेंक, मतलब जो चल जाएगा। जैसे गोली है, अब जो आदमी कुल्हाड़ी लेके जा रहा है, एक ही तो कुल्हाड़ी ले जाएगा, कोई दो ले जाएगा और क्या, ऐसा नहीं 10 ले जाएगा। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने वाला ऐसे खड़ा होगा, मैं जाके कुल्हाड़ी से गर्दन काट दूंगा? वो इतना बेवकूफ थोड़ी ना है। उसके पास राइफल है, तुम जब कुल्हाड़ी लेके उसकी तरफ भागोगे तो वो इंस्टेंट क्या करेगा? शूट करेगा। तो तुम कितने कुल्हाड़ी लेके चले जाओ, तुम जीत नहीं पाओगे। और तुम क्या ले जा रहे हो इतने मोटा भारी भरकम बल्लम के नाम पे? उसको ले जाते तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, तो उसको उठा के मारोगे कैसे? जैसे मैं बता रही हूँ कि हमारे में ताकत तो थी, लेकिन हमारे पास प्लानिंग नहीं थी। इस तरह के हथियारों से तुम कैसे अंग्रेजों से लड़ोगे? ये वो अंग्रेज हैं जो दुनिया पे राज कर रहे थे, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अपने घर से चाकू ले चलें और लकड़ी के डंडे ले चलें और इनसे पीट के इनको भगा देंगे। तो ये दिखती बात है कि हम फेल होंगे। देखो, तो बल्लम, कुल्हाड़ी, तीर धनुष, अब जो तीर धनुष से लड़ा जाता है इस जमाने में, तीर धनुष, लाठियों और हंसियों, देशी बंदूक के साथ। देशी बंदूक कैसे चलेगी? वो देशी बंदूक चलेगी ही नहीं, तब तक वो राइफल से 50 को मार देंगे। हाँ, देशी कट्टा वही के साथ संपूर्ण उत्तर भारत और मध्य भारत में लड़ती रही। अंडरलाइन करना, किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी वाले मजदूरों और जमींदारों की व्यापक भागीदारी ने विद्रोह को उसकी वास्तविक शक्ति और इसे जन विद्रोह का स्वरूप प्रदान किया। बहुत अच्छी बात थी कि सब आए, लेकिन दिक्कत कहाँ थी कि जो लोग आने वाले हैं, एक बार पढ़ के देखना। किसान अपने घर में क्या रखेगा बेचारा लड़ने के लिए? उसके पास क्या होगा? दराती होगी, फावड़ा होगा, कस्सी होगी। इनसे किसी को मारा थोड़ी ना जा सकता है। आगे पढ़ना, दस्तकार कौन होते हैं? ये हाथ से काम करने वाले। इनके पास क्या मिलना है बेचारों के पास? दुकानदार क्या लेके चलेगा? एक डंडा ले जाएगा हद से हद। इन दिहाड़ी वाले मजदूरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये बल्लम लेके तो भागेंगे दौड़ेंगे। इन सब में ताकत है, हिम्मत भी है, जज्बा भी है, लेकिन टिक नहीं पाएंगे क्योंकि प्लानिंग नहीं है, कुछ तरीका नहीं है लड़ने का। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मरने वाले 1.5 लाख लोगों में 1 लाख से अधिक सामान्य नागरिक थे। अब अवध में लड़ने वालों में सिर्फ वो थे फौज वाले या सामान्य नागरिक? अवध वाले इतने गुस्से में क्यों आ गए? क्योंकि ये 100 साल से उनकी सारी बातें मान रहे थे, और उन्होंने क्या कह दिया कि तुम लोग ढंग से काम नहीं करते, कुछ शासनकार हो। अगला पॉइंट टिक करना, यहां जनता विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुई, जहां वहां लोगों ने विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया। अगर कोई डायरेक्ट लड़े नहीं ना, तो उन्होंने विद्रोहियों के खाने पहुंचाए, उनके डंडे पहुंचाए, उनको अपने घर में शरण दी। तो हर आदमी कोशिश कर रहा था कि अगर मैं खुद ना भी लड़ूं तो मैं कम से कम सहयोग कर दूं, मैं खाना पहुंचा दूं उन तक, उनकी केयर कर दूं। आगे पढ़ो। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने हेतु विद्रोही सिपाहियों को ही नहीं दबाया, बल्कि दिल्ली, अवध, पश्चिमोत्तर प्रांत, आगरा, मध्य भारत और पश्चिम बिहार की जनता पर भी निर्मम अत्याचार किए। पूरे के पूरे गांव जला दिए। ग्रामीण और नगरीय जनता का कत्लेआम किया गया। लोगों को बिना किसी मुकदमे के फांसी दे दी गई, और फांसी के बाद सबके सामने पेड़ों पर लटकाया गया। और ऐसा ये कोई अजीब बात नहीं है, अभी भी हरियाणा में जीटी रोड, जिसको कहते हैं NH 44, इस पर एक पार्क पड़ता है, देवीलाल पार्क। अगर आप कभी वहां गए हो तो वहां एंट्री से थोड़ा अंदर कभी जाने का आपको मौका मिले तो एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है वहां। आप कभी जब दोबारा जाओ तब देखना, और उसके पास ऐसे एक वो लिखी हुई है, जैसे होता है ना पट्टी टाइप, उस पर पढ़ के देखना, उस पर लिखा हुआ है इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जब यहाँ के हरियाणा के लोगों ने 57 की क्रांति में गांव के गांव अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो अंग्रेजों ने उन गांव के लोगों की पहचान की, और जब क्रांति में भय बिठाना था, आतंक बिठाना था, तो गांव के लोगों को ना जबरदस्ती से पकड़ा, कुछ लोगों को, कुछ तो भाग गए, उनको जमीन पे लटाया, और ये इतना भारी पत्थर है, बहुत बड़ा भारी भरकम पत्थर, इससे उनको कुचलवा दिया। उनके शरीर पे ये पत्थर ऐसे कई बार बार आगे फिर पीछे ले जाते रहे, उनका शरीर बिल्कुल पिचक गया सड़क पे। और आज तक भी 1857 की क्रांति को गए कितने साल हो गए,
57 भी जा चुका। अब तुम किस में बैठे हो? 2023 में। अगर जाओ कभी तो इस पत्थर पे तुम्हें आज भी ऐसे मार्क दिखेंगे और उन पे ब्लड का वो चिपक चिपक के उनके मांस के टुकड़े और खून, वो रंग आज भी तुम्हें देखने को मिलेगा। वो पत्थर ऐसे का ऐसा यहाँ इस पार्क में अभी भी लगा रखा है। तो ये देखो, ये तो एक छोटी सी बात है, ऐसे कितने गाँव में इन्होंने कत्लेआम किया भय बैठाने के लिए। और किसी के ऊपर से अगर इतना भारी पत्थर गुजरेगा तो सोचो एक बार में तो आदमी मरेगा नहीं, वो कितना तड़पा होगा, कितना उसने कष्ट सहा होगा। ये एग्जाम्पल देना कि गाँव में कैसे कत्लेआम किए, कैसे इन्होंने परेशान किया लोगों को। आगे पढ़ के देखो। वर्ष 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ, हिंदू मुस्लिम एकता, सैनिक और जनता हो या नेता सब एक हो गए, इन पर निर्भर थी। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। 57 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र में दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ, बरेली, झांसी और आरा जो बिहार में था ये। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता थे सम्राट बहादुर शाह, लेकिन ये तो बुढ़े थे, बुजुर्ग थे, इसलिए बाकी लोग आ गए थे। बहादुर शाह, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, जिसका हेड टिक कर लो जनरल बख्त खां। तो दिल्ली में दो बड़े आदमी थे, एक तो बुजुर्ग आदमी कौन, बहादुर शाह जफर, और एक कौन था असली जो लीड कर रहा था, जनरल बख्त खां। डबल टिक कर लेना बख्त खान। अगला पॉइंट करो। बख्त खान ने बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया और उनको दिल्ली लेकर आ गए। यानी पहले ये बरेली में हेड थे, वहां से सैनिकों की टुकड़ी लेके कहां आए? दिल्ली। और दिल्ली का बुजुर्ग नेता कौन है? बहादुर शाह जफर। उसने कहा भाई मैं तो लड़ नहीं सकता। कहा सर आप लड़िए मत, बस आप एक सिंबल हैं कि भाई हम एक हैं हिंदू मुस्लिम, और मैं आपकी जगह अपने आप काम करूंगा। कौन था ये आदमी? बख्त खां। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। विद्रोह के नेतृत्व की श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी शायद सम्राट बहादुर शाह ही थे। जैसे कभी भी अगर लीडर ताकतवर हो ना, तो पीछे वालों को लगता है कि हमारे सामने हमारा लीडर है तो हमें दिक्कत नहीं है। जो लीडर इतना कमजोर है कि हाथ पैर कांप रहे हैं और बोला नहीं जा रहा, तो पीछे वालों को तो मन अपने आप ही टूट जाएगा। अगला पॉइंट टिक करना। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर स्वयं को पेशवा और बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित किया। अगला पॉइंट बहुत काम का। नाना साहब की ओर से उनके सेवक थे तांत्या टोपे। डबल टिक कर लो। तांत्या टोपे लास्ट तक लड़ते रहे थे छापा मार युद्ध, लेकिन बाद में किसी ने चुगली करके इनका बता दिया कि ये वहां रहते हैं उस जंगल में, फिर ये पकड़े गए थे, फांसी हुई थी। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी कर रही थी, बेगम हजरत महल। इनका 4 साल का बेटा था बिरजिस कादिर। अंग्रेजों ने कहा ये तो अल्पायु है, इसको हम राजा नहीं मानेंगे और आपकी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। तब इसने कहा तुम क्यों नहीं मानोगे राजा? भाई अभी तो मेरा बेटा है और मैं जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक मैं राज करूंगी। तो माने नहीं अंग्रेज। ये टिक कर लेना। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। तो कहां की थी बेगम हजरत महल? बाद में फिर जब सब लोग हारने लगे ना, तो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, फिर पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अगले पेज पर आ जाओ। 57 के विद्रोह के महान नेताओं में इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये जरूर याद करके जाना। कोई एक पॉइंट आएगा इस टेबल में से। इनमें लीडर्स दिए हैं, विद्रोही नेता का नाम है, केंद्र का नाम है, और कौन अंग्रेज अधिकारी था जो उससे लड़ा। सारे नहीं पूछेंगे, हमारे सारे आएंगे, अंग्रेज 1-2 आएंगे। पहला टिक करना बहादुर शाह। ये जफर की बात कर रहे हैं। कहां बैठा था वो? दिल्ली में, लेकिन वो तो बुजुर्ग था। बरेली से कौन आया था? क्या नाम था उस आदमी का? बख्त खान, जिसने कहा था मैं संभाल लूंगा। टिक कर लो। बहादुर शाह और बख्त खान। कहां का केंद्र था इनका? दिल्ली का। और इनसे जो अंग्रेज लड़ रहे थे वो निकलसन था और हडसन। डबल टिक कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। हडसन ने इनके बेटों का सर कटवाया था। निकलसन, इसको निकोलसन भी लिख देते हैं कभी कभी पेपर में। निकलसन और हडसन दोनों सन थे। कहां थे दोनों? दिल्ली में। और दिल्ली 4 महीने इनके कब्जे में रही थी इन अपने इंडियंस के में। कब दिल्ली पे इन्होंने कब्जा किया था? मई में। और फिर ये सितंबर में इन्होंने वापस छीन ली थी। तो जब 2 अंग्रेज मिलके, पहले निकलसन आया फिर हडसन आया, 2 इंडिया के बड़े लीडर, एक तो बरेली का बख्त खान और एक पूरे भारत का बहादुर शाह जफर। दोनों का नाम ब से है, बख्त खान और बहादुर शाह। और पीछे जो अंग्रेज हैं वो दोनों सन हैं, निकलसन और हडसन। अगला पॉइंट टिक करना। बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। क्या बिरजिस कादिर सच में नेता है? 4 साल का बच्चा है, ये अल्पायु पुत्र है इनका, तो बस नाम है क्योंकि राजाओं के बेटों के नाम होते थे। ये लखनऊ में टिक कर लो, बेगम हजरत महल। और यहाँ थे कैंपबेल। कैंपबेल नाम के आदमी ने इनको भगाने पर मजबूर कर दिया। अगला टिक करना नाना साहब, जो दत्तक पुत्र थे पेशवा के, लेकिन क्योंकि गोद लिए थे तो अंग्रेजों ने माने नहीं। और उनके सेनापति थे तांत्या टोपे। कहाँ थे दोनों? कानपुर में। कैंपबेल यहाँ भी था। तो नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों की टक्कर कैंपबेल से हुई। अगला टिक करना। लक्ष्मीबाई थी और लक्ष्मीबाई की मदद की तांत्या टोपे ने। झांसी में लक्ष्मीबाई थी और तांत्या टोपे ने मदद की थी उनकी ग्वालियर में। जनरल ह्यूरोज, आपने वो कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, उसमें एक लाइन है कैप्टन ह्यूरोज आ गया, है ना? जब उसके सामने कैप्टन ह्यूरोज आ जाता है तो वो ह्यूरोज उस कविता में, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में भी नाम आया है। ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो ह्यूरोज। तो लक्ष्मीबाई की टक्कर हुई थी जनरल ह्यूरोज से। अगला टिक करना खान बहादुर, ये बरेली में थे, अंग्रेज नहीं आएगा इनका। मौलवी अहमदुल्ला, इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद में, अंग्रेज नहीं पढ़ना।
लियाकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद में, इसका भी अंग्रेज मत पढ़ना। कुंवर सिंह और अमर सिंह, जगदीशपुर, यहाँ बिहार लिख लो, जगदीशपुर कहीं है, ये बिहार वाला है, इसका भी अंग्रेज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 8 लीडर्स बड़े काम के हैं। दिल्ली में 2 के नाम बताना, बहादुर शाह और बख्त खान। दिल्ली में 2 कौन वो सन थे, निकलसन और हडसन। झांसी की रानी की मदद किसने बाद में की थी, तात्या। तात्या टोपे आदमी किसके साथ था पहले, नाना साहब। नाना ने ही कहा था जाके उसकी मदद करो। नाना साहब और तात्या टोपे कहाँ का काम था, कानपुर का। और ये महिला जो थी हमारी वीरांगना, ये झांसी। बाद में फिर ये झांसी में जब घिर गई थी तो भाग गई थी ना कि भाई मैं दोबारा सेना बनाऊंगी, कहाँ, ग्वालियर में। इसकी टक्कर में कौन था वो अंग्रेज, यूरोज। हडसन किसकी टक्कर में था, बख्त खान और बहादुर शाह। नाना साहब के अलावा बेगम हजरत महल कहाँ पर थी, लखनऊ में। उनके बेटे का नाम बिरजिस कादर। और उनकी टक्कर किससे हुई है, कैंपबेल से। कैंपबेल 2 के साथ है, कौन कौन, बेगम हजरत महल और नाना साहब। तांत्या टोपे भी 2 के साथ मदद कर रहा है, एक नाना की और एक किसकी मदद कर रहा है ये, एक लक्ष्मीबाई की, एक लक्ष्मीबाई की। चलो इसको जरूर याद करना घर पे। अब आ जाओ नीचे टेबल पे। इसमें ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बाद में पढ़ेंगे। नीचे से तीसरा पॉइंट टिक करना इस पैराग्राफ के नीचे, नीचे से तीसरा। 17 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हुई। इसके बाद अगला पढ़ लो। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जिनकी उम्र कितनी बता रहे हैं, 80। तो सोचो ये तो उससे भी बड़े हैं, किससे, बहादुर शाह जफर से, तो बिहार में। इसके बाद ये कौन थे, आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे ये। अगला टिक करना, फैजाबाद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ये टेबल में भी थे ऊपर 6 नंबर पर, मौलवी अहमदुल्ला। इसके बाद आ जाओ विद्रोह की कमजोरियां और असफलता के कारण। तुम्हें विद्रोह का तरीका समझ आया, क्यों विद्रोह किया। अब एक क्वेश्चन है सबसे बड़ा कि क्यों ये विद्रोह असफल हुआ, जो तुम्हें समझ में आ चुका। क्या था इसकी असफलता का कारण, सबसे पहला हमारे पास क्या नहीं थी, प्लानिंग तो थी नहीं। दूसरा हमारे पास उस जमाने के हिसाब से वेपन्स नहीं थे। हम लड़ने के लिए क्या लेके जा रहे हैं अपने, बल्ली, फट्टे, लाठी, डंडे और इस तरह की चीजें, हथियार थोड़ी ना, इनसे थोड़ी जीती जाएगी। तीसरा क्या था, हमारे पास कोई बढ़िया नेता नहीं था। तुम्हारे 80 साल के नेता और वो एक 70 साल का, जिनके सोचो उस टाइम मुंह में दांत भी नहीं होते, हाथ पैर कांप रहे होते हैं, वो क्या नेता बनेगा, कैसे वो घोड़े पे चढ़ के और हाथी पे चढ़ के लीड करेगा। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं थी। अगर अंग्रेजों को देखें तो इनके पास इस टाइम तक ट्रेन्स का जाल था, इनके पास मैसेज पहुंचाने के लिए टेलीग्राफ था, इनके पास इस सुसंगठित सेना थी और एडवांस्ड उस जमाने के। भाई ये तो तुम्हें जो लड़ने का कारण दे रहे हैं वो एनफील्ड राइफल इन्हीं के तो कब्जे में थी, इन्हीं की तो थी। तो इन सबको देखें तो सारी चीजें हैं। अपने आप को देखें तो कहीं ना कहीं हम लोगों में, देखो हिम्मत से अकेली से काम नहीं चलता, आपके पास साधन भी होने चाहिए। हिम्मत तो तब भी थी, आज भी है, लेकिन आज भी अगर हम लड़ने लगे अमेरिका चाइना से तो हम हार जाएंगे। कारण क्या है, ऐसा नहीं कि जज्बे में कमी है, हमारे पास वैसे वेपन्स नहीं है। पढ़ के देखो विद्रोह की कमजोरियां और असफलता के कारण। पहला पॉइंट, 1857 का विद्रोह। भाई बातचीत नहीं करो, पढ़ लो ये सब। अब दोबारा जब पढ़ेंगे ना तब इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, फिर अंडरलाइन करना। विद्रोह व्यापक होते हुए भी पूरे देश या भारतीय समाज में नहीं फैल सका। क्या दक्षिण में गई थी ये बेल्ट, नहीं। 3-4 राज्य, कौन कौन से, यूपी, दिल्ली, एमपी, बिहार, बस इसमें था, ये ज्यादा नहीं फैला। आगे टिक करना, ये दक्षिण भारत और पूर्व और पश्चिम के अधिकांश भागों में प्रसारित ही नहीं हो सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले अनेक विद्रोह हो चुके थे। भारतीय देशी राज्यों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार स्वार्थी थे, अंग्रेजों की शक्ति से डरते थे, वे विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए। तो पूरा इंडिया भी तो नहीं लड़ा। नेक्स्ट, इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बहुत इंपॉर्टेंट, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट लाइन में पटियाला जो पंजाब का पार्ट था, नाभा पंजाब का, और उस जमाने में जींद भी ये जैसे यूपी का हिस्सा था, लेकिन पंजाब आज तो हरियाणा का है, तब पंजाब की बेल्ट में था। जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा। नेक्स्ट लाइन में अनेक बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का सहयोग दिया। यानी आपके आधे इंडियंस तो किसके साथ जाके खड़े हो गए, अंग्रेजों के, कहां से जीतते। नेक्स्ट टिक करना, वास्तव में भारतीय शासकों में 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तो आपके 1% लोग लड़ रहे हैं, 1% लोग लड़ेंगे अगर नेता, तो फिर कैसे काम चलेगा, वो भी बुजुर्ग हैं सारे। अगले पेज पे आ जाओ। तत्कालीन गवर्नर जनरल, किसके टाइम में क्रांति हुई थी, कैनिंग, अंडरलाइन करो। कैनिंग ने कहा, इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। यानी ये जो हमारी तरफ आ गए ना, शुक्र है आधे लोग हमारी तरफ आ गए, अगर ये सब मिलके लड़ते तो फिर हमें भागना पड़ता। ऐसा मैं नहीं कह रही, कौन कह रहा है, कैनिंग, कि एक तूफान आया था और हमारे आगे जाके इनके ही लोग खड़े हो गए। जैसे पंजाब के सिख शासक लड़ने ही नहीं आए, उन्होंने बचा लिया इनको। तो ये टिक कर लो, आगे बांध की तरह काम किया, अन्यथा ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यानी 57 की क्रांति खत्म कर देती, ऐसा अंग्रेजों को लगता था, पर हमारे जो लोग उनका साथ दे रहे थे उन्होंने उनको बचा लिया। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट, संपन्न वर्गों, जो अमीर वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के प्रति उदासीन रहे या उनका सक्रिय विरोध किया। जो पढ़े लिखे इस तरह के लोग थे ना ज्यादा, वो भी इन्होंने कहा तुम क्या ये बल्ले फट्टी लेके लड़ने जा रहे हो, तुम बेवकूफ हो क्या, वो आए ही नहीं हमारे साथ। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना,
अवध के बहुत सारे बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से जागीरें वापस प्राप्त करने का आश्वासन पाकर विद्रोह से दूरी बना ली। तो पहले अवध ने कुशासन का आरोप लगा के इन्होंने छीन लिया, अवध के लोग गुस्से में आए, लेकिन बाद में इन्होंने लालच दिया कि तुम यार क्यों लड़ रहे हो, तुम 90 साल से हमारे दोस्त की तरह थे, हम तुम्हें बाद में बड़ी प्रॉपर्टी देंगे, लड़ाई वड़ाई मत करो। अवध के लोगों को समझा दिया। एक पॉइंट छोड़ के अगला, बंगाल के जमींदारों, बिहार के जमींदारों, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के बड़े व्यापारियों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। यानी जो रिच लोग थे उन लोगों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। नेक्स्ट पढ़ना, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। वे देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे और भ्रमित थे, उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरे करने में उनकी सहायता करेंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को लगता था अंग्रेज बहुत अच्छे हैं। मैंने तुम्हें कांग्रेस के 3 चरण पढ़ाए थे, 3 फेज, अगर तुम्हें याद हो। 1885 से 1905 किन लोगों का टाइम था ये? उदारवादी। नरम दल बाद में जाके कहलाए, पहले क्या थे ये? उदारवादी, मॉडरेट्स। क्या मानते थे ये लोग कि कौन हमारा भला करेगा? अंग्रेज। एप्लीकेशन लिख के दे आओ। इनका मानना था कि अंग्रेज गलत नहीं है, अंग्रेज अच्छे हैं। और अगर हम याद करें तो गांधी ने शुरू में आते ही कौन से वर्ल्ड वॉर में किन की भर्ती करवाई थी? हरियाणा पंजाब के लड़कों की। क्या कह के कि भाई इनकी मदद कर दो। यानी ये भ्रम सबको था कि शायद ये लोग अच्छे हैं, वो भ्रम बाद में जाके टूटा। अगला टिक करना, उनकी सहायता करेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाओ। भारतीयों में एकता का अभाव था, बहुत बड़ी दिक्कत थी, एकता का अभाव। अन्य युद्ध सामग्री का अभाव, लड़ने के लिए ना बम थे ना गोले थे, कुछ नहीं था। और संगठनात्मक कमजोरी, हम प्लान तरीके से नहीं लड़े। अनुशासनहीनता, कोई कभी विद्रोह कर रहा है। एक वो मार्च में कौन था? वो मंगल पांडे। फिर हमने देखा अप्रैल में, मई में कौन? ये पहले अंबाला, फिर ये मेरठ। ये प्लान तरीके से हुआ या अपनी मर्जी से हुआ? प्लानिंग कितने मई की थी? 31 की। लेकिन ये मार्च में, अप्रैल में, मई के स्टार्टिंग में अपना आंदोलन करके बैठ गए, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए। ये टिक कर लो। अनुशासनहीनता, विद्रोहियों के पास सैनिक कार्यवाही की एकीकृत योजनाओं थी नहीं हमारे पास। अधिकार संपन्न प्रमुख, हमारे रिच नहीं थे लीडर्स। और केंद्रीयकृत नेतृत्व का अभाव, कोई हमारा एक सेंट्रल लीडर नहीं था। आदि ने क्रांति को असफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट, देश के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहों के बीच कोई तालमेल नहीं था। एक साथ क्रांति किया, कभी कभी अलग अलग टाइम पर। जब क्रांति कभी कभी की तो अंग्रेजों को क्रांति दबाना आसान लगा या मुश्किल लगा? आसान। अगर एक साथ क्रांति करते तो अंग्रेजों को फिर पैर उखड़ जाते, कहां संभालते? कोई मार्च में लड़ रहा है तो उसको मार दिया, कोई अप्रैल में लड़ रहा है उसको मार दिया, कोई मई में लड़ रहा है उसको। सबने क्रांति एक साथ स्टार्ट नहीं की, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे पढ़ो। विद्रोही एक दूसरे के प्रति शंकित थे और ईर्ष्याग्रस्त थे और अक्सर आत्मघाती झगड़ों में, अपनी ही चुगलखोरी में, अपनी लड़ाइयों में हम इंडियंस लगे रहे। नेक्स्ट टिक करना, विद्रोहियों के पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे था ही नहीं। सुसंगत विचारधारा, अच्छी कोई सोच, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कि क्या करेंगे आगे, और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टि का अभाव था। जैसे देखो, इस दृष्टि का अभाव कहीं ना कहीं गांधी जी की कांग्रेस में भी था। याद करो, भगत सिंह ने कहा था अगर जिस तरीके से कांग्रेस आजादी चाहती है, अगर वो आजादी आई तो ये अधूरी आजादी रहेगी। और ये भगत सिंह के शब्द थे कि गांधी और कांग्रेस की जो आजादी है ना, उसमें कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ ट्रांसफर होगा। किस चीज का? पावर का। और पहले पावर किसके हाथ में है? गोरे। और फिर किसके हाथ में आ जाएगी? काले। अंग्रेजों से पावर इंडियन, काले मतलब हमें कह रहे थे, हमारे हाथ में आ जाएगी। एक्सप्लॉयटेशन ऐसे का ऐसा रहेगा और आपके देश में कुछ नहीं बदलना। भगत सिंह की वो बात आज 2023 में तुम्हें ठीक लगनी चाहिए। इन्होंने कहा था जब तक देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है, तब तक देश की आज़ादी का फायदा क्या? जब तक हर आदमी पढ़ा लिखा काबिल नहीं है, हर किसी के पास पैसे कमाने के लिए काम धंधा नहीं है। अगर आज देखें तो भारत में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, चारों तरफ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। तो क्या फर्क पड़ता है? जब अंग्रेज राज करते थे तब भी हम दुखी थे, 57 के टाइम भी, और आज भी हम इसी तरह से दुखी हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमाने खाने के साधन नहीं है। कितना इनसिक्योर फील करता है हर आदमी इंडिया में। कोई सिक्योर नहीं है कि भैया मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरा जीवन अच्छा कटेगा। बुजुर्ग माँ बाप को कोई बीमारी हो गई तो तुम कहाँ लाइनों में लगते घूमोगे? अपनी आने वाली पीढ़ी को कहाँ पढ़ाओगे? ये टेंशन, ये परेशानी भगत सिंह उस जमाने में जानते थे कि इंडिया में आएंगी, और इसलिए उन्होंने कहा था कि गांधी की जो आज़ादी है ना, ये देश की आज़ादी नहीं होगी, ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। और आज हम देखें तो बिल्कुल सच बात है ये। कल परसों तुमने देखा एक वो वीडियो वायरल दोबारा हो रही थी अपने वो शिक्षा मंत्री की, हरियाणा वाले की, नहीं देखी? शिक्षा मंत्री जी का पिछले साल में हुआ तो था, वो गुड़गांव में गए थे किसी बड़े प्रोग्राम में, मैंने बताया नहीं, अभी कल परसों भी वायरल था दोबारा। तो किसी ने उस पर रील्स और मीम्स और ये सब बना दिए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए थे, भरा पूरा ऐसा स्टेज भरा हुआ था, नीचे ढेर स्कूल के बच्चे। तो किसी लड़की ने खड़े होकर वो लिख के लाई थी कागज पे, इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ लिया शिक्षा से जुड़ा, और वो ये था कि भाई शिक्षा में आप लोग प्रोफेशनल जो ये ट्रेनिंग और ये सब है, इसका कैसे क्या यूज करेंगे। अंग्रेजी में बोल गई तो हमारे मंत्री जी को सुनाई नहीं दिया। हमारे मंत्री जी बोले हैं, तो यही था, तुम देखोगे तुम्हें हंसी भी आएगी। तो लड़की ने दोबारा पढ़ा क्वेश्चन,
तो फिर बोले बेटा तेज बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। तो आवाज़ तो साफ आ रही थी, सबको आ रही थी, तो फिर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। साइड वाले ने महसूस किया, ये जो माइक वाइक लेके घूमते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ है, उसने थोड़ा बहुत, अब वो जो माइक लेके घूम रहा था वो भी अधकचरे ज्ञान का था, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, उसने जो समझ में आया वो कर दिया। तो साइड में जो मंत्री जी के साइड में बैठा था उसने कहा सर ये पूछ रहे हैं। बोला तुम्हें समझ में आ गया तो तू ही बता दे। मंत्री जी ने कहा तू ही बता दे। भाई बताने की जिम्मेदारी किसकी है? जिसको हमने मंत्री बनाया ना, हमने मंत्री से पूछना है कोई क्वेश्चन तो मंत्री तो जवाब देगा, साइड वाला क्यों देगा? ये बहुत, और तुम उसको देखना तुम्हारे हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। उनका रिएक्शन ये है आवाज नहीं आ रही, आवाज भी नहीं, आवाज नहीं आ रही कि भाई मुझे आवाज नहीं आ रही कि अगली माइक पे बोल रही है, इतना बढ़िया साउंड सिस्टम है, वैसे तो तुम्हें सारी नाच गाने की आवाजें आती हैं, पढ़ाई के क्वेश्चन की आवाज नहीं आ रही। तो ये बता रही हूँ कि भगत सिंह की वो बात आज देख लो 100% सही निकली कि जो गांधी जी की आजादी है ना वो आजादी नहीं होगी, वो ऐसे का ऐसा काम रहेगा। चलो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारी गड़बड़ियां हमने देख ली, विद्रोहियों के पास ये हो गया, लास्ट पढ़ लिया ना, ये कौन सा 16वां पॉइंट पढ़ा है हमने? ठीक है, 17वां पॉइंट टिक करना, एक आधुनिक, भाई आगे क्या करना है, प्रगतिशील कार्यक्रम के अभाव में। तो हमारे पास ना कोई प्लानिंग थी ना कोई प्रोग्राम था। 18वें पॉइंट पर आ जाओ, इसमें पहला पॉइंट टिक करना, 1857 के विद्रोह ने भारतीय जनता को एक साथ जोड़ने में और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ भी कह ले हम, लेकिन एक फैक्ट ये है कि हम सबको फील हुआ कि हम सबका दुख एक है, और वो दुख थे BEIC वाले, चाहे हिंदू हैं, किसान हैं, मुसलमान हैं, सब लोग। लास्ट पेज पे आ जाओ इसके। 57 के विद्रोह का परिणाम बताओ, सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर राज किसका चल रहा था? BIC। इसको इनके देश में बैठी महारानी और MPs ने कहा बेवकूफों मूर्खों, तुमने ये सोने की चिड़िया हाथ से निकाल दी होती। वो तो शुक्र करो कि ये बेवकूफ हैं, इनके आधे राजा तुम्हारा साथ दे गए, नहीं तो तुम यहाँ से गायब हो जाते। कैनिंग ने क्या कहा कि जब बाढ़ आई तो हमारे आगे कौन अड़ गए थे? ये इंडियन राजा, नहीं तो वो बाढ़ हमें लेके उड़ जाती। BEIC की अच्छी बेइज्जती हुई थी ब्रिटेन में, और इनकी खूब खिंचाई की वहां पे MPs ने कि तुम महामूर्ख हो, तुम वहां पे सारा जितना पैसा कमा रहे हैं ना तुम्हारी बेवकूफी में गवा देते, इसलिए अब तुम वहां काम करने के काबिल ही नहीं हो। इनका राज खत्म करके और हमारे देश की हेड कौन बना दी गई? महारानी ब्रिटेन। और फिर कहा गया भारत पर ताज का राज स्टार्ट हो गया। और फिर मैंने आपको बताया था ना कैसे कानून बने 1860-61 में, IPC की धाराएं, 1862 में आपका हाई कोर्ट, और फिर सिस्टम से काम चलना शुरू हुआ। तो जो अब तक एक कंपनी आप पे राज कर रही थी, प्राइवेट कंपनी, अब आपकी मालिक बन गई महारानी ब्रिटेन। तो आपके सारे काम ब्रिटिशर्स की संसद में डिस्कस होंगे अब के बाद। चलो पढ़ो इसमें पहला पॉइंट, विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वो कुचल नहीं था, बल्ली लेके फट्टे लेके भागोगे तो तुम्हारा विद्रोह फिर कैसे सफल होगा? जज्बा अच्छा था पर प्लानिंग नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये दिल्ली कब हमने छीनी थी इनसे? किस मई को वो टुकड़ी मेरठ से चली थी? 10 मई को। और 11 मई को उसने क्या कह दिया था कि हमारा हेड कौन है? बहादुर शाह। मई से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने दिल्ली पर किसका झंडा था? बहादुर शाह जफर। किसका झंडा नीचे था? यूनियन जैक, अंग्रेज। लेकिन 4 महीने में अंग्रेजों ने जी जान लगा दी कि हमें वापस दिल्ली छीननी है, क्योंकि दिल्ली छीन लेंगे तो बाकी सब अपने आप डरपोक पीछे हट जाएंगे, अगर दिल्ली नहीं छीन पाए तो फिर हम फंसेंगे। अगला पॉइंट टिक करना, तो सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और राजकुमारों को पकड़कर वहीं मार दिया गया। कहां पकड़ा गया था इसको? हुमायूं के मकबरे में, लिख लो यहां, हुमायूं टॉम्ब में। हुमायूं टॉम्ब को देख के क्या बनवाया गया बाद में? ताजमहल। और ताजमहल को देख के बीबी का मकबरा। कहाँ है बीबी का मकबरा? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में और ताजमहल आगरा में। आगे टिक करना, सम्राट बहादुर शाह पर मुकदमा चलाकर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी डेथ, यहां लिख लो मांडले जेल, मांडले जेल में ये और इनकी वाइफ जीनत महल वहीं मर गए थे। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट, नाना साहब कानपुर में हारने के बाद नेपाल की ओर पलायन कर गए। नाना साहब के साइड वाले एरिया में ही कौन थी वो महिला, क्या नाम था उनका? बेगम हजरत महल, जिनका बेटा कौन था? बिरजिस कादर। वो अपने बेटे को लेकर ये सब नेपाल चले गए उस जमाने में। अगला पॉइंट टिक करना, तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों से एक भयानक और शानदार छापामार युद्ध चलाते रहे। किस किस की मदद की थी तांत्या टोपे ने? पहले नाना साहब की, फिर झांसी की रानी। जब झांसी की रानी झांसी छोड़ के कहां गई थी? ग्वालियर। तब नाना ने कहा था कि इनकी मदद करो। यहां लिख लो, तांत्या के पास नाना साहब और लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, दोनों की मदद की। और वो दोनों देखो, लक्ष्मीबाई तो मारी गई थी, वीरगति को प्राप्त हुई। क्या नाम था उस अंग्रेज का? ह्यूरोज। और नाना साहब कहां चले गए? नेपाल। तो तांत्या टोपे अकेला रह गया ना, सेनापति था, ये भागा नहीं, ये जंगलों में चला गया और जंगलों में रह के अंग्रेजों को इसने खूब परेशान किया छापामार युद्ध से। ये टिक कर लो, भयानक और शानदार छापामार युद्ध चलाते रहे। अंत में अप्रैल 1859 में मानसिंह नरूका की गद्दारी के कारण, ये कोई घटिया इंडियन था, इसकी गद्दारी के कारण पकड़े गए और 15 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, ये कहीं पे मतलब किसी का भेष वेश बदल के कहीं कहीं रहने भी लग गए थे, बाद में फिर इसने पकड़वा दिया ये। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, 17 जून 1858 को झांसी की रानी युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गई।
एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट ये पढ़ लो अगला भी। 1859 तक कुंवर सिंह भी एक्सपायर हो गए, बख्त खान भी, बरेली के खान बहादुर खान, नाना साहब के भाई राव साहब और मौलवी अहमदुल्ला, सभी की मृत्यु हो गई। तो सारे बड़े लीडर्स 1-1.5-2 साल में सब खत्म हो गया। नेक्स्ट टिक करना, अवध की बेगम हजरत महल नेपाल में भूमिगत हो गई। तो 2 तो नेपाली चले गए, एक नाना साहब और एक बेगम हजरत महल, इनका बेटा बिरजिस कादिर। नेक्स्ट टिक करना, 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता, डबल टिक कर लो, अब महारानी का राज है। पहले किसका राज था? बीईआईसी का। ये सबसे बड़ा चेंज था। ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से पुनर्स्थापित हो चुकी थी, लेकिन अब पुनर्स्थापित में कंपनी नहीं आई, अब महारानी ब्रिटेन। क्या महारानी इतनी फालतू है, इतनी खाली है कि तुम्हारे देश में आके राज करेगी? महारानी को ना तुम्हारे देश जैसे पता नहीं कितने देश संभालने थे। इनका तो एक तरीका था ना, ये इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देते थे। इंपीरियलिज्म ये क्या था? इसे कहते हैं उपनिवेशवाद, जिसे कहते हैं साम्राज्यवाद। ये नेगेटिव चीज थी। इसमें अपने से कमजोर और अपने से कम लायक देशों पे अटैक करके उनको बेवकूफ बनाते, उनका सारा सामान इस्तेमाल करते और उनको गरीबी के गर्त में धकेल देते। ये था उपनिवेशवाद। और इसमें सबसे आगे चल रहा था ब्रिटेन। इस ब्रिटेन ने जो ये कहावत बनाई गई है कि हमारा जो सूरज है, ये कहावत है ना, ब्रिटिशर्स का सूरज कभी नहीं डूबता। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इस पूरी धरती के 2 हिस्सों पर अगर इस तरफ दिन है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ क्या होगी? रात। भाई सूरज के सामने आधी धरती तो पड़ती है। इनके इतने उपनिवेश थे, इतनी कॉलोनी थी कि यहां भी इनकी कॉलोनी मिलेंगी और यहां भी। तो ये कहते थे इस बात को बड़े प्राउड से कि हमारा ब्रिटिशर्स का कभी सूर्यास्त नहीं होता पूरी तरह से, क्योंकि जहां इनका राज था वहां कहीं ना कहीं दिन जरूर मिलेगा। पूरी धरती पर इनका राज था, आधी धरती पर दिन है, आधी पर सुबह होगी। तो जहां सुबह है वहां इनकी कॉलोनी जरूर मिलेंगी। ये ऐसा कह के ये अपने आप को दुनिया में नंबर 1 साबित करना चाहते थे और ये अजेयता का सिद्धांत चलाते थे। मतलब हम अजेय हैं, हमें जीता नहीं जा सकता। इन्होंने पूरी दुनिया के दिमाग में ये बात फिट कर दी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये कह के फिट कर दिया कि हमसे ज्यादा स्ट्रांग ताकतवर कोई है ही नहीं। ये टिक कर लो। तो 15 अप्रैल लड़ते हुए शहीद। एक ये इससे अगला पॉइंट भूमिगत वाला पढ़ लिया ना। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह पुनर्स्थापित। लेकिन अब स्थापना किसने की है? कंपनी ने या महारानी ने? अब महारानी ने की है। अगला पॉइंट टिक करना, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए भारतीय जनता का पहला महान संघर्ष भी था, जो बेशक असफल रहा, लेकिन इसने हम सबको ये दिखा दिया कि हम सबका कॉमन दुश्मन एक ही है। कौन है वो? अंग्रेज। ये इसने फील कराया। नीचे टेबल पे आ जाओ। इस क्रांति का किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने इसकी बहुत इज्जत की। और आपके देश में एक बहुत बड़े आदमी थे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। वी.डी. सावरकर। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इंडिया में कोई कुछ लिखता ना तो अंग्रेज पकड़ के उसको पीटते थे, उनकी किताबों को जला देते थे। लेकिन अंग्रेज अपने देश में बहुत लिबरल थे। इनके देश में जाके हम इनकी बुराई करें तो ये हमें नहीं मारते थे। इनफैक्ट आप आगे जाके आप पढ़ेंगे, एक तो बहुत बड़ा एक रेजिडेंशियल हॉस्टल टाइप था जिसका नाम था इंडिया हाउस। यहाँ जाके हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ, इनके इंग्लैंड में था ये, इनके देश में बैठ के इनके खिलाफ क्रांति की प्लानिंग्स करते और ये हमें कोई मारते पीटते नहीं थे। अपने देश में ये बहुत ज्यादा दिमागी रूप से आजाद थे, लिबरल थे। और इनके देश में कोई इनके खिलाफ बोलता भी था ना तो ये कभी उसको एंटी नहीं मानते थे। लेकिन जब ये आपके देश पे राज करते थे तो आपको यहाँ अपने लिए बोलने पर भी मारते थे ये लोग। इनका रवैया बड़ा दोगला सा था। तो वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इस 1857 की क्रांति को ये कहा कि ये भारत की पहली बड़ी क्रांति है, जन आंदोलन। लेकिन अगर ये बात ये यहाँ कहते ना तो इनको पकड़ के जेल में डाल देते। ये बात जाके इन्होंने इनके देश में लिखी तो ये फेमस हो गई किताब कि इंडिया का पहला वॉर था ये इंडिपेंडेंस का। टिक करो टेबल में। इतिहासकारों का मत क्या है? पहला है वीर सावरकर, इन्हीं का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। और अशोक मेहता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में पढ़ लो। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो किसने 57 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा? वी.डी. सावरकर ने। यहां नहीं कहा, कहां जाके कहा? लंदन में, इंग्लैंड में। नेक्स्ट टिक करना, आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं। ये न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संघर्ष था। बाकी सबकी बातें मैटर नहीं करती। वी.डी. सावरकर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा इसने? ये भारत की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम। यहां लिख लेना, ब्रिटेन में कहा। आपके देश में तो कहते ही जबान खींच लेते थे कि ऐसा बोल भी कैसे दिया। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। सबकी समझ में आ गई 57 की क्रांति? ठीक है। अब तुम लोगों का पता है कि एक आधे महीने में पेपर आ जाएंगे। अभी CHSL चल रहे हैं, दे के आ रहे हो CHSL के एग्जाम? हाँ, अब ना थोड़ा सा दोबारा से करंट पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने नहीं तो अगले अप्रैल में कह रहे हैं CET का भी सेकंड वाला पेपर होने की उम्मीद है। तो अब 2 मैगजीन्स हमने बीच में छोड़ दी। मैंने खुद बीच में नहीं पढ़ाई क्योंकि ये था कि पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा, कब होगा। अब दोबारा से मैगजीन्स पढ़नी स्टार्ट कर देते हैं। आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को अपनी मैगजीन ले आना। और हमने लास्ट जनवरी की पढ़ी थी शायद, दिसंबर की पढ़ी थी।
जनवरी की नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो अब जनवरी और फरवरी की मैगजीन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इनको 2 दिन में मेन पढ़ा दूंगी, ताकि सीईटी का सेकंड पेपर आए तो तुम्हें करंट अफेयर्स में दिक्कत ना आए, या टीचिंग का कोई पेपर आया, कोई भी पेपर आए तो जनवरी की मैगजीन आपको फ्राइडे को लेकर आनी है। जनवरी फरवरी क्या था? हाँ तो बेटा एमटीएस में पेपर में भी आएगा करंट अफेयर्स हर पेपर में आता है, हर पेपर में, ठीक है। कल तो यही बुक लाना, लेकिन ये अपनी अरेंज कर लेना जनवरी फरवरी की, फिर ये पढ़ा दूंगी 2 महीने की मैगजीन।